हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज का जो हमारा टॉपिक है पावर सीरीज। पिछले वीडियो में पावर सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, एक जनरल पावर सीरीज बताई थी। फिर हमने कहा था कि इस सीरीज से ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एक पर्टिकुलर बेस पर पूछे जाएंगे, यानी कि उसमें हमने जो जेड नॉट था उसकी जगह पर जीरो पुट कर दिया था। तो सीरीज आई थी सिग्मा ए एन इंटू जेड पावर एन, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर आगे बताया था इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, और यही बताया था कि सीरीज का हम एब्सोल्यूट यानी कि उसका मॉड चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, क्योंकि जो सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होती है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है, और मॉड की ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो सॉल्व होगा मॉड से। इसलिए फिर यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के बाद फिर इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस भी निकाला था, और किस डोमेन में ये कन्वर्जेंट होगी और किस डोमेन में ये डाइवर्जेंट होगी, इसके बारे में बताया था, और फार्मूले भी डिस्कस किए थे। एक बार यहाँ पर फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो सीरीज थी हमारी वो सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, जो जनरल सीरीज थी ए एन इंटू जेड माइनस जेड नॉट का होल पावर एन थी। यहाँ पर बताया था कि ए एन जो है, यानी कि एन की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ए नॉट आएगा, 1 लिखेंगे तो ए 1 आएगा, ए 2 आएगा, ए 3 आएगा। तो ये सभी हमने बताया था कि ए एन जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, ए एन जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पर जो जेड नॉट है, जेड नॉट ये भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो जेड है ये वेरिएबल नंबर है। वेरिएबल नंबर को हम डिनोट करते हैं रियल में, जैसे एक्स से डिनोट कर दें या वाई से डिनोट कर दें, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जेड है तो जेड को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई से। ये एक जनरल नंबर होता है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। तो स्टूडेंट, हमने ये बताया था कि अगर जेड नॉट की जगह पर 0 लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर सीरीज निकल के आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जेड नॉट की जगह 0 लिखते हैं तो ये 0 भी एक रियल नंबर है, और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। तो यानी कि यहाँ पर जेड नॉट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इसको 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीरीज निकल के जो आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखा ए एन इंटू जेड पावर एन, और इसी सीरीज के बारे में आगे डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि जो फार्मूला था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एक तो फार्मूला ये निकला था 1/r इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ ए एन का होल पावर 1/n। और एक दूसरा भी फार्मूला था, ये कौची से निकाला था, एक दूसरा फार्मूला हमने डायरेक्ट बताया था कि 1/r इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर मॉड में लिखा हुआ था ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। इस फार्मूले से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कभी ये वाला फार्मूला काम करेगा, कभी ये करेगा, कभी दोनों से ही निकाल सकते हैं। तो हमने बताया था जहाँ पर फैक्टोरियल आता है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से आसानी से लग जाते हैं। और जहाँ पर फार्मूले में ए एन की जो वैल्यू है, ए एन की वैल्यू जो निकालते हैं वो होल पावर एन में आएगी या होल पावर एन स्क्वायर में आएगी, पूरी वैल्यू, वहाँ पर हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि क्वेश्चन दोनों मेथड से लग जाता है। तो इसके बाद जब आर निकल आता है तो आर निकालने के बाद में इस सीरीज के लिए अगर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है तो यहाँ पर मॉड जेड लेस देन आर, ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होती है। इसका मतलब ये है कि ये सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल में जो रेडियस है वो आर है, लेकिन यहाँ पर ओपन डिस्क बोलते हैं इसको हम। रेडियस यहाँ पर सर्किल की रेडियस आर, यानी कि यहाँ पर मॉड जेड इक्वल टू आर, ये सर्किल की इक्वेशन है। इसमें इसका सेंटर जेड माइनस 0 लिखा हुआ है, तो सेंटर ऑरिजिन है, और रेडियस इसकी आर है। तो आर रेडियस से लेस की जो क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके अंदर के जो पॉइंट आएंगे इन पॉइंटों के बारे में बताया गया है कि ये डोमेन है
इसकी इक्वेशन लिखिए मॉड जेड लेस देन आर, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो आर निकला हुआ है, तो ये जो डोमेन यहाँ पर निकली ये डोमेन है कन्वर्जेंस की, यानी कि सीरीज जो तुम्हारी ए एन इंटू जेड पावर एन है वो इस डोमेन में कन्वर्जेंट होगी। यानी कि अगर हम ये पॉइंट उठा करके जेड की वैल्यू रख दें इस सीरीज में और इस सीरीज को सॉल्व करके देखेंगे, जो आंसर आएगा वो कन्वर्जेंट होगा, यानी फाइनाइट आएगा और फिक्स आएगा। तो इसके अंदर के हर पॉइंट पर अलग अलग हम चेक करके देख सकते हैं, तो ये सीरीज पूरी कन्वर्जेंट होगी। फिर इसका हमने बताया था, और इसी को हम कहते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूरा, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। और या फिर इसको हम कहते हैं और करके सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको सर्किल भी बोलते हैं, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो बाहर वाले पॉइंट हैं, इसके अंदर वाले पॉइंटों पर इस डोमेन में तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन बाहर वाले पॉइंट में जो बाहर का क्षेत्र पड़ा हुआ है, इन पॉइंटों को अगर हम रखते हैं, जेड की कोई वैल्यू अगर हम इसके बाहर रख दें, तो यहाँ पर हम जो सॉल्व करेंगे पूरी सीरीज को, तो वो सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट आएगी। लेकिन बाउंड्री वाले पॉइंटों पर, यानी कि अब ये वो जो पॉइंट बचे हुए हैं, इन पर कोई डिसीजन नहीं है कि इन पॉइंटों को अगर हम जेड में उठा करके इस पॉइंट को रख दें और फिर सीरीज को सॉल्व करें, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो डोमेन की बात करते हैं तो इतनी ही, यानी अंदर वाले पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और डाइवर्जेंट वाले पॉइंट जो है वो बाहर होंगे, यानी डाइवर्जेंट जिस डोमेन में होगा वो डोमेन की इक्वेशन होगी यहाँ पर मॉड जेड ग्रेटर देन आर, यानी कि सीरीज इसमें जो है डाइवर्जेंट होगी। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कुछ फार्मूले, कि डायरेक्ट बीच में क्वेश्चन में फार्मूले आएंगे। वहाँ पर एक फार्मूला हमने बताया था कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, अगर n पावर 1/n लिखा हुआ है तो इसका डायरेक्ट आंसर हम 1 रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n का पावर 1/n लिखा हुआ है तो इसका भी आंसर हम 1 रखेंगे। और इसके बाद में अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस हो या माइनस हो और x/n का होल पावर n लिखा हो, तो भी इसका आंसर जो है, यानी कि n की लिमिट इनफाइनाइट हो, यहाँ पर भी इनफाइनाइट हो और यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर हो, तो इसका आंसर आता है e पावर प्लस, और अगर माइनस है तो माइनस e पावर x। और अगर यहाँ पर कोई प्लस या माइनस का कोई कांस्टेंट भी है, जनरल नंबर हमने लिख दिया अल्फा, तो भी इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि n यहाँ हो, n यहाँ हो और n यहाँ हो, यहाँ पर n के अलावा कोई भी नंबर हो, तो इसका आंसर आएगा e पावर प्लस माइनस x। और एक हमने फार्मूला यहाँ पर बताया था कि अगर लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस x/n, इसके होल पावर पे कुछ भी नहीं लिखा है, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है अगर होल पावर कुछ भी नहीं है तो इसका डायरेक्ट आंसर हमने बताया था 1 आता है, यानी कि n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो आंसर 1 प्लस माइनस 0 यानी कि 1 आएगा। तो इतनी डिटेल पिछले वीडियो में बता भी चुके थे। अब यहाँ पर चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चंस पर। तो अब हमारी ये क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सिग्मा फैक्टोरियल n/n पावर n इंटू जेड पावर n। सबसे पहले इसको देखते हैं यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर लेट करते हैं इस सीरीज जो इस टाइप है जेड पावर n लिखा हुआ है, तो यानी कि इससे हम कंपेयर करेंगे an इंटू जेड पावर n। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा n पावर n इंटू यहाँ पर लिखा जेड पावर n। तो स्टूडेंट कंपेयर करते हैं और an की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो an इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n पावर n। इसमें फैक्टोरियल आ गया है, तो अगर फैक्टोरियल आएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन की पहचान है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन an प्लस 1 डिवाइड बाई an वाले मेथड से लगेंगे। तो इसका यहाँ पर हम निकालते हैं an प्लस 1, यानी कि एक फार्मूला जो हमारे पास था वो था यहाँ पर 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट
और यहाँ पर लिखा हुआ था an+1 डिवाइडेड बाई a। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर 1/r इक्वल टू यहाँ पर लिखा था लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an का होल पावर 1/n। तो फैक्टोरियल आता है तो ये वाला फार्मूला ज़्यादातर काम करता है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं an+1 इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर n+1 का होल पावर n+1। फार्मूला लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1/r इक्वल टू यहाँ पर लगाया, इसमें लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा an+1 का मोड डिवाइडेड बाई an। वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 1/r इक्वल टू, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। मॉड लगाएंगे, an+1 की वैल्यू लिखी हुई है n+1, यानी कि यहाँ पर लिखा है n+1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n+1 का होल पावर n+1। डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यानी ये आ जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n पावर n। और इसको अब यहाँ पर मॉड लगाया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें हर नंबर कॉम्प्लेक्स कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें, और दूसरी बात देख रहे हैं कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स ना हो, नेगेटिव ना हो, यानी कि टोटल के टोटल पॉजिटिव है, क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से रखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर हर नंबर पॉजिटिव है, इसलिए मॉड की कोई वर्किंग नहीं होगी, तो मॉड हटा भी सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू लिमिट लगाया n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा n+1 का होल पावर n+1 इंटू करेंगे, और n पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n आएगा यहाँ से, तो यानी यहाँ पर लिखते हैं n पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल। और अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, और इसको यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n+1, और यहाँ पर फैक्टोरियल n है, इस बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यानी कि n+1 इंटू यहाँ पर n का फैक्टोरियल, और ये n का फैक्टोरियल यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे, और इसका इंटू में यहाँ पर लिखा हुआ है n पावर n, और यहाँ पर लिखा हुआ है n+1 का होल पावर n+1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर n+1 की पावर 1 है, और इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा न्यूमरेटर में n पावर n, और अपॉन में आ जाएगा n+1 का होल पावर n, यानी कि ये क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी n+1 का होल पावर n। और इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यानी 1/r इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, इसको यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ पर n पावर n लिखा हुआ है, और स्टूडेंट इसमें से n क्वांटिटी जब कॉमन लेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो होल पावर के साथ आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा n पावर n, लेकिन इस ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर n से ही डिवाइड होगा, इसका होल पावर n, और इस n पावर n से इस n पावर n को कैंसिल करेंगे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस 1/n का होल पावर n। तो ये भी फार्मूला यहाँ पर बताया था कि अगर यहाँ पर लिमिट लिखी हो n टेंड टू इनफाइनाइट हो, 1 प्लस हो या माइनस हो, x/n का होल पावर n हो, यानी कि यहाँ पर n, यहाँ पर n और यहाँ पर n, तीन जगह पर n हो, तो इसका जो आंसर आता है वो e पावर, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस e पावर x। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह लिखा हुआ है 1, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 1/r इक्वल टू 1/, और इसकी वैल्यू e पावर 1। तो इस तरीके से यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो निकला r इक्वल टू e।
यानी कि ये रेडियस निकली है। इस रेडियस में अगर हम डोमेन इसका पूछते हैं कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर मॉड जेड लेस देन आर यानी कि लेस देन ई, यानी ई रेडियस के अंदर अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी डोमेन में आएंगे। तो इसकी डोमेन हो जाएगी मॉड जेड लेस देन ई। अगला पार्ट इसका लेते हैं सेकंड और इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें भी जेड पावर एन है, यानी कि इसका भी हम कंपेयर करते हैं सिग्मा और यहाँ पर ए एन इंटू जेड पावर एन से। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा सिग्मा, यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर लिखते हैं 2n का फैक्टोरियल और इंटू जेड पावर n। इसमें n की अगर लिमिट देखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 0 से लगा सकते हैं, गिवन नहीं है लेकिन हम 0 से लगा सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ पर 0 पुटअप करते हैं तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ 0 लिखेंगे यहाँ पर ही 1 आएगी। तो आराम से डिफाइंड है, ये डिफाइंड है तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू, अगर लिमिट दी है तो फिर वही रखते हैं और लिमिट अगर नहीं दी है तो फिर हम बगैर लिमिट के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यानी ए एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं 2n का फैक्टोरियल। यहाँ पर स्टूडेंट फैक्टोरियल आ गया, इसमें भी वही फार्मूला काम करेगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ए एन प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ से n प्लस 1 का फैक्टोरियल इसका स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 और n की जगह पर n प्लस 1 यहाँ पर रखते हैं तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा ए एन प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर n प्लस 1 का फैक्टोरियल इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। फार्मूला लगाते हैं, तो यानी कि यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 1/r इक्वल टू, वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, मॉड लगाएंगे ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ए एन का मॉड। तो यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और मॉड। फिर देख रहे हैं टोटल के टोटल नंबर पॉजिटिव है, मॉड की कोई वर्किंग नहीं है। तो इस तरीके से ए एन प्लस 1 की वैल्यू रखते हैं n प्लस 1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसका यहाँ पर स्क्वायर रखते हैं और डिवाइडेड बाई में 2n प्लस 2 के फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर लिखा 2n प्लस 2, यहाँ पर फैक्टोरियल आया और डिवाइड यहाँ पर करना है an से। जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट पलट करके इनटू हो जाएगा, तो यानी कि ये क्वांटिटी यहाँ पर 2n का जो फैक्टोरियल है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और यहाँ पर फैक्टोरियल n जो है इसका स्क्वायर, इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। यहाँ पर फैक्टोरियल n लिखा है स्टूडेंट, यहाँ n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखा है, तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। तो n प्लस 1 को यहाँ पर लिखेंगे n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में इंटू लिखा हुआ है, यहाँ पर 2n का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2n प्लस 2 इसको कन्वर्ट करते हैं और फैक्टोरियल 2n बनाते हैं यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 2 और एक कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 1, फिर एक कम करेंगे तो 2n लिखेंगे और इसका हम फैक्टोरियल लगाएंगे। इस नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ फैक्टोरियल n, यानी इंटू में यहाँ पर फैक्टोरियल n का स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल n के स्क्वायर से फैक्टोरियल n स्क्वायर को और 2n के फैक्टोरियल से 2n के फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इसको यहाँ पर लिखेंगे n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं 2n प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 1। और अब स्टूडेंट यहाँ पर इनफाइनाइट लिमिट है
तो यहाँ पर n कॉमन लेकर के, इसमें से हम कॉमन लेकर के काट देते हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। अगर यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं तो ऊपर भी इनफाइनाइट आएगा और नीचे भी इनफाइनाइट आएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। और अगर पॉलिनोमियल के फंक्शन है, यानी कि n की पावर के फंक्शन है, तो इसमें हाईएस्ट पावर n की कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं और इसके बाद n की जगह पर इनफाइनाइट रखते हैं। दो मेथड हैं इसके, या तो हम इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट आएगा, यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं, यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं तो अपॉन में भी इनफाइनाइट आएगा, यानी फॉर्म बनेगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इसका और इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके एल हॉस्पिटल रूल से लगा भी सकते हैं। और इसका एक डायरेक्ट मेथड है कि अगर पॉलिनोमियल ऊपर भी चल रहा हो और पॉलिनोमियल फंक्शन नीचे भी चल रहा हो, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो इसमें हाईएस्ट पावर n की कॉमन लेंगे और इसमें भी n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे। और कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट रखते हैं n की जगह पर इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट आंसर मिलता है। वही वर्किंग यहाँ पर कर रहे हैं, यानी इक्वल टू यहाँ पर लगाया, इसको यहाँ पर लिखते हैं लिमिट इक्वल टू, यानी कि यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा n का स्क्वायर और 1 प्लस 1/n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर n कॉमन लेंगे और यहाँ पर n कॉमन लेंगे, तो n और n कॉमन लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी n स्क्वायर आएगा, इसमें n कॉमन लेने से बचेगा 2 प्लस 2/n, तो 2 प्लस यहाँ पर 2/n और यहाँ पर भी 2 प्लस 1/n मिलेगा, तो यानी यहाँ लिखते हैं 2 प्लस 1/n। और स्टूडेंट यहाँ पर n स्क्वायर से n स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अगर अब यहाँ पर जो नंबर बचा n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ n और पावर भी n में होता तो स्टूडेंट e में बनता। अब यहाँ पावर कांस्टेंट है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर ही पावर 1 है, तो डायरेक्ट n की वैल्यू रख करके आंसर आएगा। यानी इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस 1/n और n की जगह पर इनफाइनाइट रखते हैं तो स्टूडेंट 0 आ जाएगा, होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 प्लस 0 और यहाँ पर भी 2 प्लस 0, तो सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का 2 में इंटू करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू निकल के आई r की। तो इस तरीके से यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और यही यहाँ पर पूछा गया था, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन अगर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछा जाता है स्टूडेंट, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का जो फार्मूला होगा वो यहाँ पर लिखते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस अगर पूछा जाता है तो स्टूडेंट इसका आंसर है मॉड z लेस देन r। तो r की वैल्यू 4 लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पर ये, यानी कि ये ऐसा सर्किल की इक्वेशन है कि सर्किल के अंदर के पॉइंटों पर रेडियस यहाँ पर 4 है और लेस देन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सर्किल के अंदर के पॉइंटों पर कोई भी पॉइंट रख के देखेंगे तो ये सीरीज इस डोमेन में कन्वर्जेंट होगी। तो ये इसका यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट चल रहा था। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर, थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं इसको। और अब इसका यहाँ पर थर्ड पॉइंट है n+1 डिवाइडेड बाई n+2 इंटू n+3। इसमें भी z पावर n लिखा हुआ है, तो यानी कि इसका भी कंपेयर यहाँ करते हैं और n की वैल्यू यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं कि 0 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 1/, पहला टर्म 6 आएगा, फिर 2 लिखेंगे तो आराम से आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसलिए ये सीरीज n = 0 से इनफाइनाइट तक है। अगर यहाँ पर सिग्मा पर लिमिट दी है तो वही लिमिट यूज करके लगाएंगे और नहीं दी है तो बगैर लिमिट का लगाएंगे। तो यानी कि इसका यहाँ पर कंपेयर करते हैं an इंटू जेड पावर n इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर ये क्वांटिटी लिखी हुई है n+1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखा है n+2 और यहाँ पर n+3। कंपेयर करते हैं तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा an = n+1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा n+2 और इसको यहाँ पर लिखेंगे n+3। अब निकालते हैं यहाँ पर स्टूडेंट an+1, तो an+1 निकालेंगे तो यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। n की जगह n+1 रखेंगे तो एक ये ऐड होकर के n+2 आएगा, यहाँ पर एक n+1 रखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे n+3 आएगा
और यहाँ पर n+1 रखेंगे तो यहाँ पर n+3 में 1 ऐड होगा तो n+4 आएगा। फार्मूला लगाते हैं 1/r इक्वल टू, और इसमें भी देख रहे हैं कि ये an का पावर अगर होल पावर n के फॉर्म का आता है तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड an का पावर 1/n का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है पावर वाला जो होल पावर n हो या होल पावर n² हो, तो इसलिए हम यहाँ पर an+1/an का फार्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे an+1 डिवाइडेड बाई an। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/r इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर टोटल नंबर हम देख रहे हैं ये भी सब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर पर मॉड का कोई मतलब नहीं है। तो an+1 की वैल्यू यहाँ लिखते हैं n+1 होल डिवाइडेड बाई में n+2 इंटू n+3, तो यानी कि n+2 और यहाँ पर लिखते हैं n+3 इंटू लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर n+1 वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं तो यानी n+2 रहेगा n+2 और यहाँ पर n+3 और इस तरीके से यहाँ पर n+4। और अब डिवाइड करते हैं an से जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम पलट के लिखेंगे, न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं यानी कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में जाएगा n+2 और यहाँ पर आ जाएगा n+3 होल डिवाइडेड बाई में n+1 रखते हैं और n+3 से n+3 को कैंसिल कर दिया और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1/r इक्वल टू, यहाँ पर लगाया लिमिट, यहाँ से आ जाएगा n टेंड टू इनफाइनाइट n+2 और इंटू n+2, तो n+2 का यानी कि यहाँ से मिल जाएगा n+2 का होल स्क्वायर और इसके बाद में यहाँ पर n+4 और n+1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर n+4 और यहाँ पर लिखते हैं n+1। और अब स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n² में आएगा n² + 5n+4 और यहाँ पर भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे n², यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो और इनफाइनाइट लिमिट लगी हो तो हम n की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे और इसके बाद उसमें n की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, n कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो होल स्क्वायर के साथ आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1+2 डिवाइडेड बाई n और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n आएगा और मिलेगा 1/4 डिवाइडेड बाई n और यहाँ से n कॉमन फिर लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर n² बनेगा और यहाँ से 1 + 1/n लिखेंगे और n² से n² कैंसिल लिखेंगे। अब यहाँ पर n की जगह पर इनफाइनाइट रखते हैं तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/r इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ से 1 प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ से 0 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर इनफाइनाइट रखते हैं 1 प्लस तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से 1/1, तो इस तरीके से यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी 1 आई। और अगर डोमेन पूछी जाती है स्टूडेंट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी mod z लेस देन r, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा mod z लेस देन 1। ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है। लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी जाएगी तो स्टूडेंट r = 1 और यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी है तो इसलिए यहाँ पर r = 1 आया। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये 3 पार्ट्स हैं। सिग्मा लिखा है 1 - 1/n, इसका होल पावर n² इंटू z पावर n। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। इसमें भी यहाँ पर z पावर n लिखा हुआ है तो यानी कि यहाँ पर सिग्मा और इसको यहाँ पर लिखते हैं an इंटू z पावर n। वैल्यू रखते हैं सिग्मा, यहाँ पर 1 - 1/n का
होल पावर लिखा हुआ है n स्क्वायर इंटू जेड पावर n। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लिमिट देखें, वैसे जनरल लिखा हुआ है ऐसे ही, अगर लिमिट रख के आएगा तो यहाँ पर लिमिट कितनी होनी चाहिए यहाँ पर देख लें। अगर n की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/0 का पावर 0 का स्क्वायर यानी 0। तो यहाँ पर 1 माइनस इनफाइनाइट आएगा और पावर 0 आएगा, यानी कि इनफाइनाइट का पावर 0। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म टाइप का बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी। ये टर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है। तो ऐसी वैल्यू से स्टार्ट होता है जहाँ पर वैल्यू निकलना स्टार्ट हो, एग्जिस्ट हो। तो इस तरीके से n की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर आता है 1 माइनस 1 का होल पावर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये नंबर 0 आ जाएगा और जेड पावर 1, तो ये पूरा 0 मिल जाएगा। यानी कि ये फंक्शन ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर इसके ठीक है। तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक चलेगी। अगर लिमिट नहीं दी है तो फिर डायरेक्ट लगाएंगे, लिमिट दी है तो 1 से ही आएगी यहाँ पर। मतलब हमारा केवल जनरल टर्म से है, लिमिट से नहीं। तो 1 माइनस 1/n का यहाँ मिलते हैं 1 माइनस 1/n इसका होल स्क्वायर, और इसको अब यहाँ पर n का स्क्वायर है, यहाँ पर n का स्क्वायर। n स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि an की जो वैल्यू आई ये होल पावर, टोटल के होल पावर n स्क्वायर है। तो यानी कि ये 1/r का फार्मूला लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड an का होल पावर 1/n से ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। an/an प्लस 1 से लगाएंगे तो उससे भी लगने के चांस है, लेकिन ये होल पावर n से बहुत आसानी से लगेगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं an का होल पावर 1/n। वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। और यहाँ देखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, आयोटा भी नहीं आया है और कोई नेगेटिव टर्म भी नहीं है। अगर यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट रखेंगे तो यहाँ पर पहली वैल्यू 0 आएगी, दूसरी यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 यानी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव का यहाँ पर 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो पॉजिटिव नंबर ही यहाँ पर आता रहेगा। अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, 1 रखते हैं 0 आएगा, अगर 2 रखते हैं तो 1 माइनस 1/2 यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 1/2, और यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ से जो आंसर आ जाएगा सेकंड वाला 1/16 आएगा। यानी कि ये पॉजिटिव, आगे रखते हैं फिर भी पॉजिटिव, तो सही पॉजिटिव टर्म है, तो मॉड का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो यानी कि बगैर मॉड के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 1/n का यहाँ से आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसका होल पावर लिखा हुआ है 1/n। और इसको आगे देखते हैं, यानी कि इसका होल पावर 1/n लिखा हुआ है, इक्वल टू लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पर, और इसको 1 माइनस 1/n और एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो मिल जाएगा 1/n यहाँ पर n, इतना आ जाएगा। तो एक फार्मूला बताया था स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ था लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ पर 1 हो प्लस माइनस x/n का होल पावर n, यानी कि n यहाँ पर हो, n यहाँ पर, n यहाँ पर। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, और ये वाला जो नंबर होता है उस नंबर को लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, n यहाँ n यहाँ n यहाँ, तो e की पावर माइनस का साइन है तो e इनवर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 1/r की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, वो 1/e आएगी, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू e, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज की आई है। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है z पावर n डिवाइडेड बाई 2 पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर है सिग्मा z पावर n डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं 2 पावर n प्लस 1। कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू हम 0 से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखेंगे तो n पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, 1 प्लस 1 यानी कि 1/2 से स्टार्ट होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट
लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं, हमें केवल कोफिशिएंट से मतलब है इसका। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू 1 अपॉन, और यहाँ पर लिखते हैं 2 पावर n प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर इसका होल पावर n होता तो हम मॉड ए एन का पावर 1/n का फार्मूला बहुत आसानी से लगाते हैं और ये क्वेश्चन आसानी से लगता। लेकिन यहाँ पर होल पावर नहीं है, यहाँ केवल 2 पर पावर n है, तो इसलिए हम ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन वाले फार्मूले से लगाएंगे तो ये आसान पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ए एन प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 का होल पावर n प्लस 1 और प्लस 1। वैल्यू लिखते हैं 1 अपॉन आर इक्वल टू लगाएंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन का फार्मूला लगाया और वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी सभी टर्म पॉजिटिव है तो इसलिए मॉड की कोई वर्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए एन प्लस 1 की वैल्यू रखते हैं तो 1 अपॉन 2 पावर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 1 और प्लस 1 आ जाएगा। इसका इंटू में लिखेंगे, डिवाइड में ए एन है तो इंटू में लिखेंगे, तो इसको हम पलट के लिखेंगे, यानी 2 पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 1, और इसको सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर में 2 पावर n प्लस 1, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2 पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 और प्लस 1। और स्टूडेंट इसमें भी वही मेथड है कि इसमें हाईएस्ट पावर हम कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इसमें भी यहाँ पर कॉमन लेते हैं 2 पावर n, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर n डिवाइडेड बाई यहाँ पर लेते हैं कॉमन 2 पावर n प्लस 1, तो डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर और यहाँ पर n प्लस 1। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट मिल जाएगी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यू यहाँ पर 2 पावर n से 2 पावर n कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 1 इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ से 1/2 रखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। और स्टूडेंट यहाँ पर n की जगह जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 प्लस 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट रखेंगे प्लस 1 करेंगे तो 2 पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हम निकाल रहे थे 1 अपॉन आर इक्वल टू 1/2, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे r इक्वल टू तो 2 आ जाएगी निकल के, तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इस क्वेश्चन की। और इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पर थर्ड पार्ट है 2 प्लस आई एन अपॉन 2 पावर n इंटू जेड पावर n, ये सिग्मा में लिखा हुआ। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और अब यहाँ पर इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर लिखा हुआ है जेड पावर n। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसे, तो यानी कि यहाँ पर कंपेयर करते हैं सिग्मा ए एन इंटू जेड पावर n, और स्टूडेंट यहाँ पर सिग्मा ये लिख जाएगा 2 प्लस आई इंटू एन होल डिवाइडेड बाई 2 पावर n और इसका इंटू जेड पावर n। कंपेयर करते हैं इसको, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए एन इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे आई एन डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है 2 पावर n। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं होल पावर n जो है केवल 2 पर है, अगर पूरे पर होल पावर होती तो बहुत आसानी से लग जाता, लेकिन ये दोनों मेथड से लग जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल मेथड से an प्लस 1 से लगाएंगे, तो अगर इससे नहीं लगेगा तो होल पावर 1/n से लगा कर देख लेंगे, हालांकि दोनों मेथड से लग जाना चाहिए। देखते हैं इसको, तो यानी यहाँ पर लिखा है an प्लस 1 इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2 प्लस आई और n की जगह पर आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 पावर n प्लस 1। फार्मूला लगाएंगे,
तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/r इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और स्टूडेंट यहाँ पर मॉड में आ जाएगा an+1 डिवाइडेड बाई an। वैल्यू रखते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। और स्टूडेंट यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर मॉड की वर्किंग होगी, यानी कि मॉड लगा रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मॉड के अंदर an+1 यानी 2 प्लस, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस i इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n+1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर n+1। और स्टूडेंट ये an+1 की वैल्यू है, an की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे, यानी 2 पावर n आ जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 प्लस i इंटू n आएगा। सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और स्टूडेंट यहाँ पर 2 पावर n इससे कैंसिल करेंगे, तो यानी कि ये यहाँ पर क्वांटिटी बचेगी 2 प्लस i इंटू n+1 डिवाइडेड बाई में, यहाँ से ये 2 पावर n कैंसिल होगा तो केवल 2 बचेगा और यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी 2 प्लस i n, यानी 2 प्लस i इंटू n। ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 2 रियल नंबर है और पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1/Z2, अगर होल मॉड में लिखे हो Z1/Z2, तो फिर इसको हम लिखते हैं Z1 का मॉड डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड, लेकिन कंडीशन है Z2 की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, ये पॉजिटिव है, ऐसे हम मॉड से बाहर रखेंगे, यानी 1/r आ जाएगा। लिमिट लगाएंगे, n टेंड टू इनफाइनाइट रखते हैं और स्टूडेंट यहाँ से ये पॉजिटिव नंबर है, इसको हमने बाहर निकाल दिया और इस पर मॉड आ जाएगा, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स पर, तो 2 प्लस i इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई और इस पर मॉड अलग आएगा, यानी कि 2 प्लस i n। तो यहाँ पर 2 प्लस i n लिखते हैं और अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 1/2, इसका मॉड यहाँ पर हटाएंगे स्टूडेंट, तो अंडर रूट लगाते हैं और रियल का स्क्वायर, रियल का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और i के कोफिशिएंट, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो n+1 है स्टूडेंट, तो n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी अंडर रूट लगाएंगे और इसमें 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का कोफिशिएंट n है तो n का स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से इसे आगे सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट इसको भी लगाने का बहुत सिंपल मेथड, यहाँ पर देखते हैं 1/r इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ से ये 1/2 आ जाएगा और इसको यहाँ पर 4 अंडर रूट लगाते हैं, होल अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर n कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, वही है ऊपर ही पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद उसमें n की जगह पर इनफाइनाइट रखना है, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस n कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो n स्क्वायर के साथ बाहर आएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1/n, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस n स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं 4 प्लस में n का स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/r इक्वल टू लगाएंगे, ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये वैल्यू यहाँ पर 1/2 अंडर रूट लगाएंगे और इसमें हाईएस्ट पावर n स्क्वायर को हम पूरे ब्रैकेट से इससे बाहर निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ पर n स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई में यहाँ पर n स्क्वायर बाहर निकालेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर और प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पर रखते हैं 1/r इक्वल टू यहाँ पर 1/2 और स्टूडेंट अब रखते हैं यहाँ पर इस n स्क्वायर को इस n स्क्वायर से कैंसिल करना है और अब n की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे,
तो अंडर रूट में यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे स्टूडेंट तो ये 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे ये 0 बन जाएगा, तो 1 + 0 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर इनफाइनाइट रखते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर 1 आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/r इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/2। तो स्टूडेंट अंडर रूट में यहाँ पर 1 आ जाएगा, अपॉन में भी अंडर रूट में 1 आ जाएगा, 1/1, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो r की वैल्यू 2 आएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रूव दैट बोथ द सीरीज n = 0 to infinite an into z power n and the corresponding series of the derivatives n = 0 to infinite n into an z का पावर n - 1 have the same radius of convergence। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, यानी कि एक जो सीरीज लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव करने के बाद दूसरी सीरीज आई है, यानी कि ये एक सीरीज है और इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कर दें तो n an और z पावर n - 1 वो ये सीरीज बनी हुई है स्टूडेंट। और ये कहा गया है कि जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वही इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, यानी कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब इसका और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट सेम होगा, अगर हम इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक जो नई सीरीज आएगी n × n - 1 an z का पावर n - 2, यानी उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगा। तो कहने का मतलब कोई सीरीज हो और इसका हम डेरिवेटिव निकालते चले जाएं 1 बार 2 बार 10 बार, और जो भी सीरीज बनते आएंगे उनके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमें इस पर प्रूव करना है, लेकिन इसमें केवल ये सीरीज और इसके डेरिवेटिव से निकली है ई सीरीज, केवल 2 के लिए प्रूव करना है। लेकिन अगर बार बार अगर ऐसा ही आता रहे तो हम कहेंगे किसी भी सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, अगर उस सीरीज का हम कई बार डिफरेंशिएशन कर दें और डिफरेंशिएशन के बाद जो सीरीज बनेगी उसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वही होगी जो ओरिजिनल सीरीज की थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट लेके चलते हैं कि इन दोनों सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हम मानते हैं अलग अलग है, और हम प्रूव कर देते हैं कि वो दोनों वैल्यू एक ही निकलेंगी। देखते हैं यहाँ पर, लेट R1 and R2 be the radii of convergence. Radii of convergence of the power series of the series n = 0 to infinite an into z power n and sigma n = 0 to infinite n into an और into z पावर n - 1। एक की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 है और एक की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R2 है रेस्पेक्टिवली। देन तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फार्मूला हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का है वो यहाँ पर लिखते हैं 1/r इक्वल टू लगाएंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और पहली सीरीज की बात कर रहे हैं। इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 है और इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R2 है। तो 1/r1 की जो वैल्यू होगी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और स्टूडेंट यहाँ पर मॉड जो z पावर का कोफिशिएंट है, हमें कोफिशिएंट से मतलब है z की पावर n भी हो सकती है, 2n - 1 भी हो सकती है, 2n + 1 भी हो सकती है, n - 1 भी हो सकती है, n + 1 कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट। लेकिन हमें केवल मतलब है z की पावर को छोड़ करके जो कोफिशिएंट होगा केवल उससे। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा an इसका होल पावर 1/n, ये 1/r1 की वैल्यू आएगी। अब इस सीरीज की बात करते हैं तो इस सीरीज की जो रेडियस है
वो R2 है। तो यहाँ पर लिखते हैं R2 1/R2 इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड इस पावर को, यहाँ पर पावर n-1 है तो इसके कोफिशिएंट से मतलब है n इंटू ए पावर n। तो यहाँ लिखते हैं n इंटू ए पावर n इंटू ए एन, और इसका होल पावर 1/n। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ से लिखेंगे 1/R2 और इसको हम डालते हैं नंबर 1/R2 इक्वल टू, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। n स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, 0 1 2 3 चलता है, तो इस पे मॉड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर n का पावर n लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा मॉड n। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया था, सीरीज तो बताया था, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, तो इसको मॉड में रखेंगे। पावर n लिखी हुई है तो इस पर होल पावर 1/n आएगी और इस पर होल पावर 1/n आएगी। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं 1/R2 इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखा n पावर 1/n। इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो इसका हमें फार्मूला मालूम है तो इसको अलग लिखेंगे, और इसके बाद इस पर लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको इसी तरीके से लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an का होल पावर 1/n। और स्टूडेंट इसका हमने फार्मूला लिखवाया था 1 होता है, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/R2 इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an का होल पावर 1/n। और अब यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट 1/R2, ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ n टेंड टू इनफाइनाइट an का पावर 1/n है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो यही वाली वैल्यू है, यानी कि इसकी जगह पर इसका आंसर 1/R1 है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1/R1, लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज किया है, तो इक्वेशन 1 से 1/R1 के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा कि R1 और R2 यानी कि दोनों सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस समान होगी, यानी किसी सीरीज का डिफरेंशिएशन करने से जो सीरीज बनेगी उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी किसी सीरीज का अगर हम बार बार डिफरेंशिएशन करते रहें तो जो सीरीजें बनती आएंगी उनके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पर यानी कि उसकी डोमेन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये थ्योरम मान ले या फिर इसको हम एक क्वेश्चन मान लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे। और अगले वीडियो में यहाँ पर जो सीरीज लिखी हुई है an इंटू जेड, ये पर्टिकुलर सीरीज थी। हमने बताया था कि जनरल सीरीज जो लिखते हैं वो सिग्मा an इंटू जेड माइनस जेड नॉट का होल पावर n, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। तो अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज यहाँ पर इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, BSc थर्ड ईयर के, फाइनल के और सेमिस्टर वाइज भी। और कहीं पर भी किसी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।